नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिएगा, आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो 2020 के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। आज आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का जो भी आपका अक्टूबर 2020 में पेपर संपन्न हुआ था उसके 25 महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार का एक मैथ का वीडियो कराया हुआ है जिसमें से आप लोगों के कमेंट आए थे कि आपने 25 मैथ के क्वेश्चन में से 20 से 24 तक सही करने का प्रयास किया है। तो हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें आप लोग बताइएगा कि इन 25 मैथ के क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही सही करने का प्रयास कर पा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एल एम एन की भुजा एम एन को बिंदु एक्स तक बढ़ाया जाता है यदि कोण एल एन एक्स आपको 117 दे रखा है और कोण एम जो है 1/2 है कोण एल का, तो कोण एल का मान आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे आप लोग? सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, सारे क्वेश्चन में आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से समय को अपना ले सकते हैं जितना भी आपको लगता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं जो आपको दे रखा है एल एम एन, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और जो नीचे वाली भुजा एम एन जो है उसको एक से किसी बिंदु तक आगे बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर कोण दे रखा है एल एन एक्स जो है वो 117 आपको दे रखा है और कह रहा है कोण एम जो है वो आधा है कोण एल का। तो हमने अगर कोण एल को 2x मान लिया तो एम जो हो जाएगा वो x हो जाएगा क्योंकि उसका आधा होगा। और आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि त्रिभुज की बाह्य कोण जो होता है सुदूर स्थित अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो 117 बराबर x प्लस 2x, बाह्य कोण जो होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो 3x बराबर 117 के हो जाएगा, x बराबर 39 के, x बराबर 39 के आ गया तो कोण एल कितना है, कोण एल जो है वो 2x है तो 39 दूना कितना होगा, 78 होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने % कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे ना तो उसे लाभ हो और ना ही उसे हानि हो? तो आप क्या करिए, क्रय मूल्य को 100 मान लीजिए। हमने माना क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है तो अंकित मूल्य उससे 20% अधिक होगा, मतलब कि अंकित मूल्य उसका 120 रुपये होगा। अब 120 रुपये में कितनी आप छूट दें, ना तो उसे लाभ हो ना तो उसे हानि हो। इसका मतलब आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ली और 100 में ही बेच दी तो ना तो आपको लाभ होगा ना तो आपको हानि होगी। इसलिए आप क्या करिए, 120 रुपये में 1% की छूट दीजिए। तो छूट देने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 माइनस x का, आप पान कर लीजिए 100 का और आपको 100 के बराबर करना पड़ेगा क्योंकि आपको ना तो लाभ लेना है ना तो हानि लेनी है। तो क्रय मूल्य के आपको बराबर करना होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए। आप इसको तिर्यक गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो x निकलेगा 50/3। 50/3 मतलब कि 16 सही 2/3%। तो अगर आप 120 को 16 सही 2/3% की छूट देंगे तो वो 100 रुपये निकल कर आएगा। तो ना तो उसे लाभ होगा ना तो उसे हानि होगी। सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, इसमें कंपनी की कुल व्यय है और सकल प्राप्तियाँ आपको दी गई हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस रिसिप्ट लिखा गया है जिसे हिंदी में कहते हैं सकल प्राप्तियाँ, और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कुल व्यय। कुल व्यय जो है उसे सफ़ेद कलर के बार ग्राफ से लिखा गया है और ग्रॉस रिसिप्ट जो है हल्के ब्लैक कलर से हैं। नीचे आपको सन दे रखा है 1994, 95, 95, 96, आगे भी आपको इस प्रकार से सन दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा क्या है? प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 1994, 95 की तुलना में, ये पहले वाले ग्राफ की तुलना में 1996, 97, ये तीसरा वाला जो ग्राफ है उसमें सकल प्राप्तियों में कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक है, सकल प्राप्ति मतलब ग्रॉस रिसिप्ट, ये हल्के ब्लैक कलर में देखिए, इसमें 5000 था और इसमें हो गया 7200, मतलब कि कितने की वृद्धि हुई? तो 2200 की वृद्धि हुई है। तुलना किससे करनी है? 94, 95 वाली से। तो नीचे 5000 लिख दीजिए और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल कर आएगा 44%। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई? 5000 से 7200 हो गया तो कितने % की वृद्धि हुआ? 44% की। सही ऑप्शन हो गया तीसरा वाला। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो इस समीकरण का आपको मान निकालना है। आप इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, आराम से समय लीजिए
और कैसे इसकी वैल्यू आएगी, सिंपल तरीके से सोचने का प्रयास करिए। फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको उठाते हैं, इस पद को, और इस पद को उठाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो आपको ये पद मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि 32 हमने मान लिया, ये वाला पद का मान पूरा का 32 है, और इस पूरे पद जिसका आपको निकालना है मान, उसको हमने x मान लिया। तो 32 मल्टीप्लाई x बराबर 256 निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड के पद का, तो आपको इधर वाला पद पूरा मिल जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाई x बराबर 256, ये भी बराबर होंगे, तो x बराबर आ जाएगा 256 बटे 32 के, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष और 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 है। तो वो राशि मतलब आपको मूलधन निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और 2 बार आपको निकालना पड़ेगा और दोनों बार निकाल करके जोड़ दीजिएगा। राशि x मान लीजिएगा, जो मूलधन है x मान लीजिए। तो मूलधन को हमने x माना, दर आपको 8 दे रखी है, पहली बार 4 साल के लिए निकालना है, बटे 100 कर दीजिए। दोबारा फिर से मूलधन x लीजिए, 8% दर होगी और 8 वर्ष के लिए निकालना है, बटे 100 कर दीजिए। इन दोनों आपको मालूम है ब्याज को 960 रुपये उसने दे ही रखा है आपको। यहाँ पर से x की वैल्यू निकालिए, ऊपर जोड़ेंगे 8 रहे 64, 32 कितना बनेगा? 96x बनेगा। तो 96x बराबर 960 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 96 से 96 कट जाएगा, x बराबर 1000 आ जाएगा। तो x बराबर 1000 ही वो राशि होगी, मतलब कि मूलधन आपसे पूछा था और 1000 आपने निकाल लिया। सही ऑप्शन होगा ए वाला। देखिए छठवां क्वेश्चन है, यदि a और b का रेशियो आपको 3 और 4 दे रखा है तो इस पद की आपको वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने काफ़ी लगाए होंगे, और इसका सबसे सिंपल मेथड होता है कि a की जगह में उठा करके 3 रख दीजिए और b की जगह में उठा करके 4 रख दीजिए। इससे आपको रेशियो जो है इनका मालूम चल जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ पर उठा करके रखेंगे तो कितना बनेगा? 17 के 21 बनेगा, और ये बनेगा 4 चौको 16। ठीक है, ये रेशियो एक बना। इसके बाद 8 त्रिक 24 और 4 चौको 16, ये रेशियो बनेगा। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और इसको करेंगे आ जाएगा 40। 5 8 40, तो 1:8 बनेगा, 1:8 बनेगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, यदि 29 की पावर 41 और 37 की पावर 41 को 33 से भाग किया जाता है तो प्राप्त होने वाले शेषफल को आपको ज्ञात करना है। आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप 29 को a मान लें और 37 को b मान लेते हैं तो इसकी पावर n यहाँ पर देखिए, n दोनों जगह सेम है, और n जो है वो विषम भी दे रखी है। जब विषम दे रखी हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं a और b को जोड़ करके। a और b को जोड़िए, 29 और 37 को जोड़ेंगे, 29 37 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66। तो यहाँ पर 66 a और b को जोड़ करके आप देख सकते हैं, अगर 33 से भाग दीजिए 66 में तो 33 दूनी 66, मतलब कि 2 बार जा रहा है और शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो शेषफल यहाँ पर 0 आएगा। मान लीजिए जोड़ने पर 67 आता तो शेषफल 1 बचता, तो हमारा आंसर तीसरा सही होता, लेकिन यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है तो शेषफल 0 बचेगा। तो ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर यहाँ पर n जो है वो विषम संख्या है तो ऐसा आप अप्लाई कर सकते हैं a प्लस b को जोड़ करके। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। आठवां क्वेश्चन है, कुकर का अंकित मूल्य 2000 रुपये आपको दे रखा है, इस पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है, तो कुकर का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 2000 रुपये आपको क्रय मूल्य दे रखा है, पहले 30% की छूट दीजिए, मतलब कि 70/100 कर दीजिए। फिर आप इसे 20% की छूट देंगे तो 80/100 कर दीजिए। फिर आप इसे 10% की छूट देंगे तो 90/100। अब इसको आपको हल करना है, जितने जीरो आप काट सकते हैं उसे काट दीजिए। 2 जीरो यहाँ से कट गए, 2 इसके कट जाएंगे और 2 इसके कट जाएंगे, तो 0 0 सारे कट गए। अब आपको सिर्फ क्या इसका मल्टीप्लाई करना, 2 का मल्टीप्लाई 7 से और 8 9 72 हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1008। तो इसी वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। अगर ये 2000 की वस्तु को इतना छूट देता है
तो वस्तु जाकर के बचेगी 1008 रुपए की। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। देखिए 9वां क्वेश्चन है, यदि आपको ये इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस 2/a² का मान आपको 16 दे रखा है, तो 72a² बटे आपको इसका मान निकालना है। थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए। देखिए आप सीख तभी पाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब आप सबसे पहले अपने से ट्राई करना सीखेंगे। तो पहले अपने से प्रयास करिए, फिर हमारा उत्तर आप लोग देखा करिए। तो आप यहाँ पर से वैल्यू निकालने का प्रयास करिए, आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a² जो है इसका एलसीएम लेंगे तो a⁴ प्लस 2 बराबर 16a² यहाँ पर से आ जाएगा। तो आप a² प्लस 2 की जगह पर 16a² रख सकते हैं इस दूसरे वाले समीकरण में। चलिए रखते हैं, 72a² हो जाएगा और a⁴ प्लस 2 की जगह पर हम 16a² रखेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा 24a²। a² से a² कट जाएगा, 24 3 72। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। देखिए 10वां क्वेश्चन है, अनिल ने 8 रुपए में 6 की दर पर कुछ वस्तुओं खरीदता है और 12 रुपए में 10 की दर पर बेच देता है, तो उसका परसेंटेज आपको हानि या लाभ में बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले इस प्रकार से लिखिए, 8 रुपए में 6 की दर पर कुछ वस्तुओं को उसने खरीदा और 12 रुपए में 10 की दर से उसने बेच दिया। तो यहाँ पर दर जो है वस्तुओं की उसे आप सेम करने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 10 है, अगर आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10 3 30 हो जाएगा। तो ये दोनों पद आपके बराबर हो गए, लेकिन जब मल्टीपल होगा तो दोनों पद में होगा, 8 में भी होगा, 6 में भी होगा, 12 में भी होगा, 10 में भी होगा। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा और 12 36 हो जाएगा। और इधर हमने आपको बराबर करके बता दिया कि 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, मतलब कि 30 वस्तुओं को 40 रुपए में पहले खरीदा, ठीक है, और 30 वस्तुओं को 36 रुपए में बेच दिया, तो उसे हानि हुई ना। 40 रुपए में खरीदा था और 36 रुपए में बेच दिया, कितने की हानि हुई? 4 रुपए की हानि हुई है। लेकिन परसेंटेज में आपको निकालना है तो 4/40 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ये 10 बनेगा और ये 10 बनेगा, मतलब 10% की हानि हुई। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास आपको 49 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2r बराबर आपको 49 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में है, आगे आपको मीटर मिलेगा, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे आगे। और यहाँ पर कह रहा है इसे 770 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले चक्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कोई पहिया है मान लीजिए ये, तो इसकी परिधि कितनी होगी? टोटल परिधि जो होती है कितनी होती है? 2πr होती है। और ये परिधि जो है यही बार बार घूमती है, तो 2πr जो है वो कितने चक्कर घूमेगा? हमने माना n चक्कर घूमेगा, तो n चक्कर घूमेगा तो 770 मीटर की दूरी तय करेगा। और मीटर को चेंज कर ले सेंटीमीटर में, 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पर 2r आपको 49 दे रखा था, 2r की जगह पर 49 रख लीजिए और पाई का मान होता है 22/7। n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पर से आप n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 500। हल करिएगा, सब डिवाइड हो जाएगा। n की वैल्यू जो आएगी मतलब कि उसे 500 चक्कर लगाने होंगे 770 मीटर दूरी चलने के लिए। कि 12 नंबर क्वेश्चन है, 24 संख्याओं का औसत आपको 26 दे रखा है। पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है, तो 16वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। 15 8 23 होता है, एक संख्या तब भी बच रही है, तो वही एक संख्या आपसे पूछी है। तो एक सिंपल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गुणा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। कैसे? 24 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 24 गुणे 26 करेंगे तो 24 संख्याओं का योग निकल आएगा। इसके बाद 15 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 15 गुणे 23, और 8 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। तो इसको सबको जोड़ लीजिए नीचे वालों को, और ऊपर वाले का जो मल्टीपल करने पर आया होगा उससे घटा दीजिएगा, 16वीं संख्या आपको निकल आएगी। एक तो ये मेथड है। एक मेथड आपको और बता रहे हैं, सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 26 से कितना कम है? 23, -3 कम है, और -3 जो है वो टोटल 15 संख्याओं में भी कम होगा, तो 15 3 45 जो है ये कम होगा औसत। यहाँ पर 26 था, यहाँ पर 23 है, तो ये 15 संख्याओं में 45 कम होगा। 8 संख्याओं में देखिए 33 हो गया, तो 26 से कितना ज़्यादा हो गया? 7 ज़्यादा हो गया। और 7 किस में ज़्यादा होगा? 8 संख्याओं में 7 ज़्यादा होगा, तो 8 से 56, ये प्लस में होगा, ये माइनस में, घटा लीजिए।
तो इसका अंतर आएगा 11। मतलब कि 16वीं संख्या का होना चाहिए था 26, लेकिन निकल रहा है 11, तो कितना कम है? 15 कम है। तो इसका उत्तर जो होगा 16वीं संख्या जो है वो 15 होगी। इस प्रकार से आप दूसरे मेथड से आसानी से कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो पहले मेथड इस्तेमाल करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको बार ग्राफ दे रखा है। इसके पहले भी ये बार ग्राफ आ चुका है, कुल व्यय और सकल प्राप्ति वाला ये बार ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर सन भी आपको दे रखे हैं 94, 95, 95, 96, 96, 97, ऐसे आपको सन दे रखे हैं। प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए प्रश्न में आपसे कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 95, 96 में, ये 95, 96 दूसरा वाला बार ग्राफ देखिएगा, सकल प्राप्तियां करोड़ में कितनी होनी चाहिए यदि कुल व्यय पहले जितना ही रहे। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सफेद वाला बार ग्राफ है, इसको 5500 ही मानना है। लेकिन सकल प्राप्तियां कितनी हो कि 20% का लाभ हो। देखिए लाभ कैसे आप निकालेंगे? लाभ को सकल प्राप्तियों से कुल व्यय को घटा देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ को कितना रखना है? आपको 20% रखना है। तो हम क्या करते हैं, 5500 का 120% निकालने का प्रयास करते हैं। 5500 का 120% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6600 आएगा। 6600 जब आ गया तो इससे 20% का लाभ हुआ। देखिए जितना वो खर्च करेगा अगर वो उसका 20% पाएगा तो वही तो उसका 20% लाभ है। मतलब कि 6100 की जगह पर 6600 होना चाहिए था 20% लाभ के लिए। लेकिन इन चारों ऑप्शन में आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। लास्ट वाले ऑप्शन को इसने सही कर रखा है। एक बार आप लोग प्रयास करिएगा। मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर है वो 6600 आना चाहिए। आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको उत्तर ये वाला प्राप्त होता है तो आपने कैसे लगाया इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन प्रश्न के पूछने के हिसाब से जैसा उत्तर आना चाहिए था उसका 6600 होगा। भाई 5500 में आप 20% लाभ निकालेंगे तो 6600 आएगा। यही आपसे पूछने का प्रयास किया था। और टोटल एक्सपेंडिचर को पहले जितना ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। चेंज होगी तो सकल प्राप्तियां ही चेंज होगी। ठीक है, इसको लगाइएगा। ऑप्शन जो होगा नहीं सही है इसका। अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखा है। इस समीकरण को आप जितनी देर से हल कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको वैल्यू प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप अंदर वाले को हल करना स्टार्ट करिए। यहाँ पर देखिए कोष्टक में आपको 3/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये बनेगा 60 माइनस 51/4। ठीक है, इसे काट सकते हैं तो काट लीजिए। ये 30 आ जाएगा तो ये बनेगा आपका 3 त्रिका 9, 90 बन जाएगा। और इसको आप एलसीएम करके नचो को 36 तो 360 माइनस 51/4 बनेगा। और इसे आप घटाएंगे तो ये बनेगा 309। 309/4 अंदर बना और बाहर आपको 309 दे ही रखा था तो 4/309 हो जाएगा। 309 309 कट करके उत्तर जो आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उत्तर आपको पहला प्राप्त हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहन जो है 12 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें से 13 घंटे टोटल लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई आपको दूरी निकालनी है। कैसे करेंगे आप? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और समय का योग आपको दे रखा है तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी को हमने x मान लिया क्योंकि टोटल जो तीनों दूरियां हैं वो समान है तो x जो होगा वो भी समान होगा। x/12, x/18, x/24 बराबर आपको 13 के दे रखा है। समय को सबका योग जो है 13 घंटे लगते हैं उसे। इसका आप एलसीएम ले लिए, एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये बनेगा 6x, 4x, 3x बराबर 13 के। इन सबको जोड़ेंगे तो ऊपर वाला 13x बनेगा। 13x बराबर 13 के, यहाँ तो x/72 बराबर 1 के, तो x बराबर 72 के आ जाएगा। एक दूरी आपको x बराबर 72 की मिल गई और तीनों दूरियां समान है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21। मतलब कि टोटल जो दूरी होगी वो 216 किलोमीटर की होगी। एक आपको 72 मिल गई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों दूरियां समान है तो 216 इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, फिर से देखिए ये बार ग्राफ आपके सामने आया है। इससे लगातार क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जा रहे एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर 2 क्वेश्चन बाद ये बार ग्राफ आ जाता है, फिर 3 क्वेश्चन बाद ये आ जाता है। तो ऐसे इस प्रकार का एसएससी का पेपर बनाया गया है।
यहाँ पर आपको कुल व्यय यहाँ पर दिया गया है और सकल प्राप्तियाँ दी गई हैं। समझने का प्रयास करिएगा, जितना आपको बार ग्राफ दिख जाता है उतनी आसानी से आप इसे हल करेंगे। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है इसे आप देखने का प्रयास करिए। यहाँ पर आपको समझाया भी है लाभ कैसे आप निकालेंगे। सकल प्राप्ति को कुल व्यय से घटा देंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर वाले आपको एक प्रश्न बताया था, सकल प्राप्ति से आप कुल व्यय को घटाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। वैसे करके हमने 6600 निकाला था। लेकिन ये कह रहा है 97-98 में प्राप्त लाभ सकल प्राप्ति का कितने % है। 97-98 में लाभ कैसे निकालेंगे, तो घटा दीजिए 8200 में से 7700 घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा 500 का। और किससे निकालना है, सकल प्राप्ति से परसेंटेज उसका निकालना है। तो सकल प्राप्ति कितनी है 8200 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और दशमलव के एक अंक तक निकालना है तो यहाँ पर निकलेगा 6.1%। और ये ऑप्शन में आपको दे रखा है, नीचे वाले ऑप्शन आपको दिखाया नहीं क्योंकि आपको ऊपर दिखाना ज़्यादा जरूरी था। बाद में आप ऑप्शन को यहाँ पर से 6.1% सही कर सकते हैं। ये 70 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा है 3b cosec थीटा बराबर a sec थीटा और 3a sec थीटा माइनस b cosec थीटा बराबर 8 आपको दे रखा है। तो 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे आप, थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। यहाँ पर a sec थीटा बराबर आपको ये वैल्यू दे रखी है, तो a sec थीटा यहाँ पर आपको दे रखा है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 9b cosec थीटा माइनस b cosec थीटा बराबर 8। एक घट जाएगा इससे तो 8b cosec थीटा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, हम आपको समझा ही रहे हैं। 8 से 8 कट जाएगा, b cosec थीटा बराबर 1 आ जाएगा और b बराबर 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा होता है साइन थीटा के। तो b की वैल्यू आपको मालूम चल गई साइन थीटा। इसको कहीं पर लिख लीजिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर आपको रखना भी है। जहाँ पर पहले समीकरण में b लिखा गया है उसकी जगह पे आप साइन थीटा रखिए। अगर आप यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कट करके एक बन जाएंगे। तो आ जाएगा 3 बराबर a sec थीटा। और हमें sec की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए cos की वैल्यू। तो cos में निकालिए आप इसकी वैल्यू को। अगर आप cos में इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो 3 cos थीटा बराबर a आ जाएगा। 3 cos थीटा बराबर a आ जाएगा। और हमने आपको बताया था b बराबर साइन थीटा आप निकाल ही चुके थे। तो बस a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। अगर a और b की वैल्यू को पुट करेंगे तो b 9 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और 9 कामन ले लीजिए, 9 कामन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आंसर आ जाएगा इसका 9। तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग आपको 900 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई आपसे पूछा है। कैसे करेंगे, देखिए सम चतुर्भुज है ना, तो सारी भुजाएं सेम होंगी और सभी भुजाएं सेम होंगी तो सबका स्क्वायर करेंगे। ऐसे अगर आप सबका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर बराबर 900 के। 4x स्क्वायर बराबर 900 के, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 के और x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो यहाँ पर से सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई x ही आपने मानी थी तो 15 मीटर आ जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। 19 नंबर क्वेश्चन है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 10 पुरुष जो है 300 रुपये कमाते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, 5 गुणे 10 पुरुष हैं कितना कमाते हैं 300 कमाते हैं। 10 गुणे 15 पुरुष माना x कमाएंगे। काट दीजिए, 5 ही 15 हो जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। x बराबर 300 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 900। तो जो हैं 15 पुरुष जो हैं वो 900 रुपये कमाएंगे। सही उत्तर हो गया ए वाला। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉसेक स्क्वायर x माइनस 2 बराबर 0 आपको दे रखा है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कॉसेक स्क्वायर x बराबर 2 आएगा, भाई 2 को उधर भेजेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कॉसेक x बराबर √2 आ जाएगा। और √2 में कॉसेक की वैल्यू कब होती है, जब कॉसेक 45 होता है। भाई साइन का उल्टा होगा तो साइन 45 1/√2 होता है
और कॉसेक होगा 45 में √2, तो 45 होगी इसकी वैल्यू, तभी तो उसका मान √2 आएगा। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। और x की वैल्यू जो है वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 45 निकली है, तो बिल्कुल सही निकली है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको ये समीकरण दे रखा है, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। माइनस cos 60 कितना होता है? 1/2, और sin 30 होता है 1/2। ऐसे आप करेंगे तो ये बनेगा 3/4 माइनस 1/4 आ जाएगा 2/4, काट देंगे तो 1/2। तो कहाँ पर लिखा है 1/2? पहले ऑप्शन में लिखा है। सही करिए ये ऑप्शन और आगे बढ़ जाइए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, फिर से देखिए बार ग्राफ आ गया है, एक साथ इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है। तो यहाँ पर सकल प्राप्तियाँ और कुल व्यय का ग्राफ है, इसको तो मैंने आपको कई बार दिखा भी चुका हूँ। यहाँ पर पूछने का प्रयास किया है उसको देखते हैं। कंपनी का 98-99, ये लास्ट वाले में, कुल व्यय उसके 94-95 में हुए कुल व्यय से कितना अधिक है। कोई परसेंटेज नहीं है, बस आपको वैल्यू बताने कितना अधिक है। तो 98-99 कुल व्यय को देखते हैं। कुल व्यय है यहाँ पर 8500 98-99 में, ठीक है। और 94-95 में देखिए कुल व्यय कितना है? 4800 है। घटा लेंगे, घटाएंगे तो 3700 आएगा। तो कितना अधिक है? 3700 अधिक है। किस ऑप्शन में आपको दिखेगा? लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखा ही नहीं, लेकिन लास्ट में आपको दिखा देते हैं। सही उत्तर होगा इसका चौथा वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, ABC 3 बिंदु इस प्रकार स्थित हैं, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो ABC से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या आपको निकालनी है। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए त्रिभुज बनने के लिए। त्रिभुज बनेगा नहीं, 6 4 10 इसके बराबर है, लेकिन बड़ा होना चाहिए, त्रिभुज बनेगा नहीं। इसलिए तीनों से छूता हुआ कोई भी वृत्त नहीं बनेगा। अगर आप इसे सीधी रेखा में मान लें तीनों बिंदुओं को ABC, तो AC आपको 10 दे रखा है, टोटल जो है आपको 10 दे रखा है, और ये 4 है, ये 6 है। अगर कोई भी वृत्त आप बनाएंगे तो एक यहाँ पर बिंदु जो है वो वृत्त से टच नहीं होगा। तो आपसे पूछा है वृत्त कितने बनेंगे तीनों बिंदुओं को लेते हुए, तो 0 बनेंगे। सही उत्तर होगा इसका ए वाला ऑप्शन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु आपको दिया गया है, XYZ एक त्रिभुज दिया है, उसका केंद्रक आपको L दे रखा है। XY जो है एक भुजा आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो X से L की लंबाई आपको ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए बनाते हैं त्रिभुज को और बताते हैं क्या पूछने का प्रयास किया आपसे। यहाँ पर देखिए XYZ एक त्रिभुज है और समबाहु मतलब सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ठीक है। क्या कह रहा है? L केंद्रक है, XL की लंबाई आपसे पूछी है, L केंद्रक मान लीजिए, XL मतलब ऊपर की लंबाई आपसे पूछी है, तो इसको पूरा नीचे तक मिलाने का प्रयास करिए। केंद्रक मतलब कि गुरुत्व केंद्र, और आपको मालूम है कि डिवाइड कैसे करती है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जो केंद्रक होता है वो लंब को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, इसको भी ये दोनों भागों में डिवाइड करता है। तो ये 12, एक भुजा आपको 12 दे रखी है, एक 6 दे रखी है, और 12 कड़ होगी, तो इसकी लंबाई आप ज्ञात कर लीजिए। इस लंब की लंबाई आप ज्ञात कर लेंगे तो कैसे करेंगे? 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और माइनस 6 के स्क्वायर अंडर रूट करेंगे ना ऐसे, तो 144 माइनस 36 करेंगे, आ जाएगी वैल्यू इसकी 6√3 आ जाएगी। और 6√3 का 2/2 1 रेशियो 2 होगा, 1 रेशियो 1 होगा, तो आपको ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, तो 6√3 2/3 कर लीजिए, तो 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा 4√3। तो XL की लंबाई जो आएगी वो 4√3 आ जाएगी। हमने देखी पहले जो है लंब की लंबाई निकाल ली, लंब की लंबाई आई 6√3, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। फिर ये लंब जो है वो 2:1 में डिवाइड है, तो आपको ऊपर वाला रेशियो निकालना है, तो पहले 2 लिख लीजिए, फिर इन दोनों का योग नीचे लिखते हैं। आप रेशियो में आप क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो 4√3 आ जाएगा। सही उत्तर होगा तीसरा वाला। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग यहाँ तक जानते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में उस बताइएगा। A + 3B = 12 है, AB = 9 है, तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो AB क्या हो सकता है?
3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, एक तो ये हो सकता है, और एक 9 91 9 होता है। ये दो वैल्यू आप ए और बी की चेक कर लें तो आपको जल्दी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे आप? अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 और 3 त्रिक 9 12, ये तो सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 रखेंगे और 3 त्रिक 9 रखेंगे तो माइनस में उत्तर आ जाएगा। तो माइनस में उत्तर तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको ये नीचे वाली वैल्यू आप पकड़िए। अगर आप यहाँ पर ए को 9 रखें और बी को 1 रखें, ठीक है, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ए को 9 रखेंगे और बी को आपने 1 रखा तो 9 3 12 हुआ, और ये भी 9 बन रहा है। और यहाँ पर ए को 9 रखेंगे और बी को 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पर प्लस में उत्तर प्राप्त होगा। तो आपको प्लस वाला लेना है तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं किस वैल्यू को आपको लेना है, उत्तर किस में आपसे पूछ रहा है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तुम्हारी ये 25 महत्वपूर्ण एसएससी की CHSL टायर 1 अभी आपका अक्टूबर 2020 में संपन्न हुआ है, और ये NTPC ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन पेपर आपको कराया जा रहा है। आपने कहा था इसका दूसरा पार्ट लाना है, तो दूसरा पार्ट हम आपको लेकर के आए, और आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए हैं आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। पिछले वाले में तो आपने 20 से 24 तक सही करने का प्रयास किया था, इस वाले में आप कितना सही कर पा रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऊपर छोड़ा था जिसमें 66 उत्तर मेरा आ रहा था, उसको आप लोग एक बार लगाने का प्रयास करिए कि आपको चौथा उत्तर प्राप्त हो रहा है या फिर उसके ऑप्शन ही आपको गलत दे रखे हैं, ये आप बता सकते हैं। अपना स्कोर कार्ड बताइएगा। जल्दी आपको जो आपका अक्टूबर 2020 में एसएससी का पेपर संपन्न हुआ है उसकी रीजनिंग भी कराने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट आए थे, जल्दी आपको 1-2 मैथ के करा दिए हैं, अब आपको रीजनिंग करा देंगे। तो आप धीरे धीरे करके मैथ और रीजनिंग जो है NTPC ग्रुप डी के लिए ये तैयार होती चली जाएगी। ये लेटेस्ट वाला पेपर है तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि ऐसे इस प्रश्न में ऐसे से ऐसे होना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।